myself आशीष सिंह, GIS एक्सपर्ट फ्रॉम कन्वर्टर डिपार्टमेंट। मैं आज आपको बताऊंगा कि GIS टेक्नोलॉजी आप लोग जानते ही होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, तो इसका लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये है रोल ऑफ स्पेस एजेंसी इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। आजकल की नीड टू टाइम है कि डिजास्टर आजकल हमारे यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वल्नरेबिलिटी जो है, डिजास्टर के जो हजार्ड आते हैं और जितने भी कैजुअलिटीज होती है उसको कम करने के लिए जैसे डॉक्टर एक ट्रीटमेंट करता है, वैसे भी इस GIS टेक्नोलॉजी से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं अर्थ का। जितने भी या विस्फोट होते हैं या डिजास्टर जो भी आते हैं, जैसे वैल्कोनिक हुए, अर्थक्वेक हुए या आपका जो भी हुआ, ड्राउट हुआ, तो इस तरह जो भी हमें नुकसान होता है इस टेक्निक से हम उसको कम से कम कर सकते हैं, कैजुअलिटी अपनी कम से कम कर सकते हैं, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बचेगा और हमारी कैजुअलिटी जाने भी कम जाएंगी और कम कर सकते हैं। कई देश इस पे काम कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक टेक्निक होती है जिसको हम पढ़ाई करते हैं, आप लोग कोर्स भी करते होंगे। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, कैसे करते हैं यही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने नाम दिया स्पेस एड, जैसे कि डॉक्टर फर्स्ट एड होता है वैसे स्पेस की मदद से हम एड करते हैं। डिजास्टर जो आते हैं तो हम जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं स्पेस में वो हम भेजते हैं और स्पेस उन सैटेलाइट्स की मदद से हम उनका एड करते हैं। कैसे, पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि डिजास्टर होता क्या है। ठीक है ना, तो ये है द नेशनल स्पेस एजेंसी कैन असिस्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ डिजास्टर साइकिल। होता कैसे है, जब डिजास्टर आता है तो सबसे पहले हम उसके ट्रीटमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उससे बचाव के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना होता है। जैसे कि सुनामी आई थी, आप सबने पता होगा, अब जहाँ जहाँ भी कोस्टल रीजन है वहाँ पे ये हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ लगा दिया गया है कि जैसे कभी भी कुछ वाटर लेवल अगर इंक्रीज होता है तो हमें वार्निंग मिल जाती है। ठीक है, सेकेंड है रेस्क्यू। जब आ गया हम रोक तो नहीं सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं कैजुअलिटी। तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस चलाए जाते हैं जो NDMA, SDRF वगैरह टीमें भेजी जाती हैं। वो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ भेजना है, कैजुअलिटी कहाँ ज़्यादा होगी, जरूरत कहाँ है तो हम कहाँ भेजें। वो हम कैसे पता करेंगे, GIS टेक्नोलॉजी की मदद से। फिर है अर्ली रिकवरी, जो भी वहाँ पे लोग हो गया है उसको रिकवरी कैसे करेंगे। जैसे कि अभी चमोली वाला हमारा जो आया है तो रेस्क्यू वहाँ पे चला था। ठीक है, फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन। अब जो हो गया है तो वहाँ पे फिर से हम वहाँ पे करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। फिर ये है प्रोविजन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग IMD जो साइड है हमारी उस पर वो करता है। तो जो हमारा जहाँ भी जैसे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो IMD हमारा क्या करता है, वहाँ पे रियल टाइम डेटा से पल पल की खबर रखता है और हमें बता देता है कि अब साइक्लोन कहाँ जा रहा है, जिससे हम वहाँ से लोगों को हटा सकें, तो जैसे लोग ना जाने जाए ज़्यादा, इससे हम मदद कर सकते हैं। ठीक है, रेनफॉल, कितनी जब बारिश होती है तो रेनफॉल का रियल टाइम डेटा आता है कि कहाँ पे कितनी हो रही है, तो कहाँ पे हम ज़्यादा डैम टूट सकता है या कुछ हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट का पता लगा सकते हैं, रेन, साइक्लोन, सुनामी सबका हम नज़र रखते हैं जिससे हम अपना बचाव कर सकें। ये सैटेलाइट है जो GOES का अमेरिकन सैटेलाइट है, ये वेदर की रिपोर्ट हमें देता है। अब तो इंडिया ने भी अपने वेदर के काफ़ी सैटेलाइट भेज दिए हैं। और ये वर्क कैसे करता है, ये अर्थ है हमारे 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, एक पोलर होता है और एक जियोस्टेशनरी होता है। इसके बाद है कवरेज ऑफ डिजास्टर इवेंट थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ये देखिए ये सैटेलाइट काम कैसे करता है। ये सैटेलाइट जा रहा है और नीचे अर्थ का है, ये इसको पाथ बोलते हैं। तो ये जाता है तो ये कवर करता जाता है। इस तरह एक सैटेलाइट नहीं होते हैं, कई सैटेलाइट्स होते हैं। अब यहाँ कहीं ना एक बार में एक ही लिया तो पीछे का तो छूट जाएगा ना, इसलिए कई सैटेलाइट होते हैं जो पूरे एरिया को कवर करते हैं। एक आया दूसरा पीछे से आता है, जैसे कि उसमें दिख रहा है। ठीक है, ये है प्रोवाइड फैसिलिटी इमरजेंसी कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये भी हमारा GIS टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। जब आप लोग फोन यूज करते हो सब ऐसे ही चलता है। कम्युनिकेशन सर्विसेज होते हैं। एक छोटा सा डायग्राम है, ये सैटेलाइट ऊपर है, देखिए ये सिग्नल्स को भेज रहे हैं, नीचे ये रिसीवर लगे हैं, एंटीना हो रहा है, ये ऊपर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर ये एक सर्वर पे जाते हैं जहाँ से सबको प्रोवाइड होता है। सिग्नल्स जो टावर्स होते हैं वहाँ से वो प्रोवाइड कराते हैं। ये है लोकेशन बेस्ड सर्विस, जैसे कि आपका मोबाइल है, व्हीकल है, GPS ट्रैकर होता है ना, पता लगा लेते हैं कौन सी गाड़ी कहाँ पे है,
ये देखिए अर्थ है और कितने सारे सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। कम से कम 24 सैटेलाइट्स होते हैं तब पूरी अर्थ कवर होती है और आपको अर्थ के हर कोने में आपको मोबाइल नेटवर्क मिल जाता है, ठीक है, इसकी मदद से। कैसे है देखिए डायग्राम से समझाया हुआ है। ये सैटेलाइट है, ये प्रोपेगेशन हो रहा है, फिर रिसेप्शन हुआ, फिर कंप्यूटेशन हुआ, फिर एप्लीकेशन आप जो एप्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। यूजर इक्विपमेंट मोबाइल हो गया, जीपीएस हो गया, जीपीएस ट्रैकर हो गया और एक कंट्रोल स्टेशन होता है जहां से हम कंट्रोल करते हैं। जैसे होता है ना कि अब यहाँ पे कोई अगर गलत चीज हो रही है, टेररिस्ट अटैक, तो हम अपना नेटवर्क बंद कर देते हैं, ठीक है, हमारा नेट बंद हो जाता है वैसे। फिर a developed mechanism to allow humanitarian agencies to get access to the map। अब ये GIS टेक्नोलॉजी जितने लोगों को पता होगा वो हम मैप्स वगैरह डेवलप करते हैं ना, जिससे कि हम स्टडी कर सकें अच्छे से। वो कैसे बनते हैं, ये है इमरजेंसी सैटेलाइट से हम पिक्चर्स लेते हैं जिसको सैटेलाइट इमेज बोलते हैं, और इमेज जब आ जाती है वैसी इमेज होती है, और इमेज से फिर ऐसे आया, हमने डेटा इस पे अपना डाला जो पॉइंट वाला है, और उसके बाद जीआईएस की टेक्निक से ऐसे हम डिजिटाइज करके अपना मैप्स क्रिएट कर लेते हैं जैसे भी रिक्वायरमेंट हमारी होती है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करने के लिए। फिर उसके बाद एक ये आपका कैसे सैटेलाइट्स वगैरह काम करते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। डिस्ट्रेस सिग्नल फ्रॉम स्पेस। स्पेस में देखिए सैटेलाइट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू एरियल फोटोग्राफी होती है। फिर उसके बाद देखिए अर्थ है, जिस मेन लोकेशन कराची का दिया हुआ है कि वहाँ पे कुछ अगर हो रहा है तो वहाँ पे हमने लोकेट कर दिया, वहाँ से हमने डेटा एक्विजिशन किया, फिर डेटा रिसेप्शन हो रहा है रिसीवर के थ्रू। फिर उसके बाद ग्राउंड पे जो स्टेशन होते हैं, रिसीविंग स्टेशन जहाँ लोग काम करते हैं मैनुअली, वहाँ पे डेटा आया, फिर वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, फिर डेटा प्रोडक्ट बनता है ये। फिर उसके बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर सेंटर के पास भेजा जाता है, और जहाँ पे भी डिजास्टर आया है वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको डेटा हम जो बना के यहाँ पे भेज देते हैं, तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होकर इनको रियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ पे कोई डूब रहा है या ज़्यादा कैजुअलिटी है, तो आप वहाँ जाइए और उसको मदद करिए। ये रियल टाइम डेटा की बात करी थी। रियल टाइम डेटा होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हमको हर घंटे पता करना होता है डेटा क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, डैम टूट सकता है, वहाँ वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, देखो न्यूज़ में आपने सुना होगा कि बताते हैं खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है, तो रियल टाइम डेटा हर घंटे पे डेटा आता है कि अब इतना पानी बढ़ गया, इतना, ठीक है। या ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग का कहाँ ज़्यादा बढ़ गया, घट गया इंडस्ट्री की वजह से, ये रियल टाइम डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई झील, अभी जो चमोली वाला है उसमें क्या होता है, झील ही तो फटी थी, तो उसका हम पता कर सकते हैं कि अब फटने वाली है तो हम वहाँ से खाली करा दें। एंड आई इन द स्काई, हमारे स्काई में आई क्या होती है पता लगाने के लिए सैटेलाइट, वही हमेशा देखते रहते हैं। एक ये है थोड़ा सा डायग्राम है कि आपको कैसे होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है कंट्री की नेशनल एनडीएमए जिसको बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो वो देती है डेटा। उसके बाद एनडीएमए के बाद एसडीएमए होती है, फिर डीडीएमए होती है। एसडीएमए मतलब स्टेट और डीडीएमए मतलब डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एनडीएमए लिया, एनडीएमए का जो मतलब चीफ होता है कौन होता है बता सकता है? चीफ कौन होता है, किसकी देख रेख में होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर देखते हैं उसको अपने कंट्रोल में, उसके बाद स्टेट को इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिजास्टर प्रिवेंशन की कुछ चीजें दे रखी है। देयर इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट एक होता है, इंटरनेशनल प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन बिफोर इमरजेंसी विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग आफ्टरवर्ड्स। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने मतलब ये दे रखा है कि इसको हमने अपनी तैयारी जो प्रिपेयरनेस अगर कर लेंगे तो हम कितना लॉस अपना बचा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज एस्टिमेटेड दैट एवरी डॉलर स्पेंट ऑन डिजास्टर मिटिगेशन सेव्स एटलीस्ट these डॉलर्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल रिकवरी। इंटरनेशनल फेडरेशन में रेड क्रॉस जो होती है, देखिए यूएस $40 बिलियन एंड हैव बीन इन्वेस्टेड मिटिगेशन करती है। 90 से लेके इकोनॉमिक लॉस कितना बचा है उसने 280 बिलियन। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट, लॉस टू हाई अगर अंडर मिटिगेशन होता है और कॉस्ट टू हाई अगर हो जाएगा तो ओवर मिटिगेशन हो जाएगा।
कह रहा है अंडर मिटिगेशन अगर है, ठीक है, तो लॉस टू हाई हुआ, थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। ओवर मिटिगेशन करेंगे मतलब कि कॉस्ट टू हाई हो जाता है, मतलब ओवर मिटिगेशन का मतलब हुआ है कि मिटिगेशन हमने ज्यादा कर ली अगर हो गया हमारा, ठीक है, तो हमारा हाई हो जाएगा कॉस्ट, है ना, उसको बचाने करने में। और अगर हमने अंडर मिटिगेशन रखा तो लॉस जो है वो बहुत हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब सिंपल ऐसे समझिए, उस वर्डिंग थोड़ी वो है। अगर हम किसी चीज की तैयारी पहले से कर लेंगे तो हमारा लॉस जो है कम होगा, ठीक है, और अगर हम नहीं करेंगे तो ज्यादा होगा। एग्जांपल में देता हूँ अभी आपको, अभी उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था पिछले साल जब लॉकडाउन चल रहा, तो हमारे सिर्फ 2 कैजुअलिटी हुई, जबकि इससे पहले आपने उड़ीसा में हमेशा साइक्लोन आता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान होता है, लोगों की जानें जाती हैं। बट अब हम प्रिपेयर रहते हैं, हमको पल पल पता रहता है साइक्लोन किधर दिशा बदल रहा है, किधर आ रहा है, तो हम खाली करा लेते हैं, वहाँ पे हमारा कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे, वहाँ पे सब चलता रहेगा तो क्या होगा, लॉस हाई हो जाएगा, है ना। During the last decades, remote sensing has become an operation tool. Remote sensing जो होता है, ऑपरेशन टूल होता है इन द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में, एंड वार्निंग फेजेस फॉर साइक्लोन, ड्राउट्स एंड फ्लड्स ड्यू टू देयर स्पीडी रीच एंड कवरेजेस, इन सब चीज में यूज आता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स ऑन बोर्ड, सेंसर लगे होते हैं, काम कैसे करते हैं ये बता रहे हैं। सच एज पैनक्रोमेटिक होता है, मल्टी स्पेक्ट्रल होता है, इंफ्रारेड होता है एंड थर्मल होता है, ठीक है। थर्मल से क्या करते हैं, इंफ्रारेड रात में रेस्क्यू करने के काम आता है क्योंकि दिखाई नहीं देता, इंफ्रारेड की वजह से हमको रेड कलर में चीजें दिखाई देती हैं, एक चश्मा होता है इंफ्रारेड कलर होता है तो हमें दिखाई देता है। थर्मल से क्या होता है, ह्यूमन की हीट एनर्जी होती है, सबकी निकलती है ना, हीट एनर्जी से हमको पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई है, जानवर है या ह्यूमन है, कोई है या नहीं, ठीक है। चमोली वाले में जो अभी टनल में फंसे थे तो हमको कीचड़ की वजह से दिख नहीं रहा था अंदर कोई है कि नहीं, तो थर्मल की वजह से हमें पता चला कि हीट एनर्जी अगर आ रही है तो अंदर कुछ लोग अभी हो सकते हैं या हैं, तो हम रेस्क्यू वाले चलाएं, तो उससे पता किया गया, कई लोगों को बचाया गया इसकी मदद से, ठीक है। ऑल दीज सेंसर्स हैव एप्लीकेशन इन डिजास्टर मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब समझता है, डैमेज को कैसे कम किया जाए, मिटिगेशन को कम करना, ठीक है, थ्रू डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड द नेचर ऑफ डिजास्टर इटसेल्फ। एग्जांपल यहाँ पे थर्मल सेंसर कैप्चर फायर हजार्ड्स, फायर हजार्ड्स में क्या हीट निकलती है, तो हम आसानी से बिना वहां जाए पता कर सकते हैं कि यहाँ पे फायर है, ठीक है, कितने बड़े एरिया में, कैसे रोकना है। इंफ्रारेड सेंसर्स आर मोर सुटेबल फॉर फ्लड्स के लिए होता है। माइक्रोवेव सेंसर्स होते हैं, कैन रिकॉर्ड सॉइल मॉइस्चर को, ठीक है, अगर सॉइल में मॉइस्चर है मींस वहां पे क्या कहते हैं, जब हमारा आता है फ्लड वगैरह तो वहां पे भी अब बढ़ रहा है, ठीक है, पानी है ऊपर, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर नियरली ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, फॉरेस्ट फायर, हरिकेन, फ्लड्स कैन बी रिमोटली सेंस्ड यूजिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इस सब चीज में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से हम पहले ही पता कर सकते हैं, वो एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि जहां ज्यादा कैजुअलिटी होगी, फ्लड आया तो हर जगह तो नहीं पानी भर जाता ना, कुछ ज्यादा जगह वैसी होती हैं, कुछ कम होती हैं, ऊंचाई वाली जगह पानी जाएगा नहीं, तो हम पहले से मैप बना के स्टडी कर सकते हैं कि ये स्पॉट्स जो हमारे हैं यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हम अपना रिस्पॉन्स टीम भेज पाएँ और रिकवरी ज़्यादा कर पाएँ। जहाँ पे नहीं ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ कम लोग को भेजेंगे, या कैजुअलिटी हो जाती है फ्लड के बाद क्या होता है, जो लोग बच जाते हैं उनको हमें वाटर सप्लाई, फूड, मेडिसिन ये सब भेजनी होती है ना। तो अगर हम पहले से पता है, हमारे पास रिसोर्सेज सीमित हैं, ठीक है, हमें पहले से पता है कि जहाँ ज़्यादा लोग हैं जहाँ ज़्यादा भेजना है और कहाँ कम भेजना है। अभी तक पता नहीं था, होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो होता था क्या था, जहाँ पे नहीं जरूरत है वहाँ वेस्ट हो रहा है और जहाँ जरूरत है वहाँ कम पड़ गया, है ना। इस तरह से एक ये डायग्राम है, रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है। देखिए स्पेस में, फार स्पेस में हमारे सैटेलाइट्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दिया भी हुआ कौन कौन से सैटेलाइट्स कैपेबिलिटीज क्या है। फिर नियर स्पेस में वाले सैटेलाइट्स भी होते हैं, ऑर्बिट्स होती हैं उसमें होते हैं। फिर अगर हम अपने इसमें एटमॉस्फेयर में आ जाएं, एरोप्लेन होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, बैलून होते हैं, इनके थ्रू भी करते हैं।
छोटे एरिया में इनकी मदद से करते हैं, जब एरिया में ज़्यादा चाहिए होता है बड़ा तो हम सैटेलाइट की मदद लेते हैं, फिर और ज़्यादा बड़ा तो हम फॉर स्पेस वाले सैटेलाइट की मदद लेते हैं। ज़मीन पर ही अगर हमको ज़रूरत है तो ये टेरेस्ट्रियल है, जैसे कि हमारे पास पानी के जहाज हैं, कुछ रिसीवर्स लगे हुए हैं, थोड़े टावर लगा के कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी हम छत पे इसकी जहाँ देखें तो थोड़ा एरिया दिखाई देगा ना, एक बार में देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है। और ज़्यादा चाहिए तो हेलीकॉप्टर चाहिए, फिर एरोप्लेन चाहिए, इस तरह से। फिर है रिमोट सेंसिंग डेटा कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड टू अंडरटेक द फॉलोइंग मेजर्स फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन। कैसे करते हैं, देखिए फ्लड और लैंडस्लाइड होता, अब यहाँ पे कैसे करते हैं। एसेस कोस्टल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट, सॉल्ट पैन्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द फ्रेगल इकोसिस्टम, मॉनिटर रैपिड प्रोसेस ऑफ इरोजन सेडिमेंटेशन, मैप कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन, क्रॉप एस्टिमेशन में कर सकते हैं, क्रॉप ईट में कर सकते हैं, मॉनिटर एक्सटेंट स्नो कवर में, एस्टिमेशन ऑफ स्नो मेल्ट कहाँ पे ज्यादा हो रहा है जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, रेनफॉल रन ऑफ, स्टडी इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियर डेटाबेस। ग्लेशियर प्रेशर के बारे में आती है ना इन्फॉर्मेशन कि आप बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, सिकुड़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहा है, ये सब मॉनिटरिंग से होती है। सर इसमें एसएस कोस्टल रिसोर्सेज मैंग्रोव, सर इसको थोड़ा पॉइंट को एलैबोरेट करिए। फर्स्ट वाला हाँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसे कि सुंदरवन आता है ना, ठीक है, तो वो भी काफी कम समय डिस्ट्रॉय हो रहा है, किससे, जहाजों की वजह से। वहाँ पे जहाज वहाज जाते हैं या वहाँ का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी बढ़ रहा है। एक मेन चीज है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो सॉल्टी पानी में ज़्यादा डेवलप करते हैं, है ना। अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है, नदियों में पानी ज़्यादा आ रहा है, ताज़ा पानी, ठीक है, तो वहाँ सॉल्ट कम हो रहा है नदियों में, तो ये इफेक्ट हो रहे हैं। प्लस बस्तियाँ ज़्यादा बस रही हैं, शिकार के लिए लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक तरह से एरिया इसका डिफाइन कर सकते हैं मैपिंग के थ्रू कि कितना हमारा एरिया है चंगा, तो वहाँ पे हम ना पब्लिक को बसने दें, ना जाएं वहाँ पे। टाइगर रिजर्व के लिए भी सुंदरवन इम्पोर्टेंट है ना, तो उसमें हम ना करें, तो हम जब एरिया पता कर लेंगे तो हम वहाँ पे फेंसिंग कर सकते हैं, पब्लिक को रोक सकते हैं, तो कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर पानी बढ़ेगा तो मैंग्रोव पे डिस्ट्रॉय होंगे ना। अर्थक्वेक में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रीजनल स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉल्ट्स, मेजर फॉल्ट्स, लिनियमेंट एंड फ्रैक्चर जोन्स। ये तो होता है अर्थक्वेक में, लीनियर जोन्स, फॉल्ट्स, यही तो होता है जहाँ, तो हम इनका पहले से वहाँ पे मैपिंग करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जो ज़्यादा हाई उसमें है रिस्क में, कि जहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकते हैं, तो हम उसको वहाँ पे हम नहीं डेवलप करेंगे सिटीज़ वगैरह, वहाँ पे नहीं बसाएंगे ज़्यादा, ये कर सकते हैं। फिर क्लासीफाई एनालाइज लैंडफॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन ओरिजिन एट द क्रस्ट ऑफ अर्थ, स्टडी मॉनिटर द मॉडिफिकेशन लैंडफॉर्म्स, प्रिपेयर मैप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड टेरेन ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस। टेरेन का मतलब होता है पहाड़ी इलाका, है ना, टेरेन वगैरह की मैपिंग करके स्लोप कहाँ कितना है, स्टीप कितना है, कहाँ पे ज़्यादा पानी आ सकता है, कभी फ्लड आए, कुछ आए। अभी केदारनाथ में क्या हुआ था, वो ये ऐसा ही रीज़न था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, झील फटी, वहाँ पे हमने क्या किया था, नदी को रास्ता ही नहीं छोड़ा था, सारा तो उसमें बना दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब वो फटा तो सब रह गया उसमें, है ना। फॉरेस्ट फायर में, ड्राउट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, लोकेट, देखो कैसे इसमें काम कैसे करेंगे जीआईएस टूल की मदद से। पहले तो लोकेट करेंगे एप्रोप्रिएट साइट्स, ठीक, फॉर डैम, ब्रिजेस एंड एयरफील्ड्स। ये सब बनाने के लिए भी हम, जब ऐसे नहीं होता है कहीं डैम बनाना तो कहीं भी हम बना देंगे, एप्रोप्रिएट साइट्स होनी चाहिए, तो इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी सही जगह रहेगी, वहीं पे हम डैम बनाए, ठीक है। सेलेक्ट सुटेबल लैंड कॉरिडोर्स, रेलवे, हाईवे, पाइपलाइन रूट्स, इन कामों में इसका यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफाइड साइट्स फॉर लोकेटिंग कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, बीच डेवलपमेंट एंड हार्बर्स, एनालाइजिंग डायनेमिक नेचर ऑफ स्ट्रीम, इरोजन कहाँ ज़्यादा हो रहा है, डिपोजिशन कहाँ हो रहा है, कोर्स चेंज टू डिज़ाइन फ्लड प्रोटेक्शन बंड्स, बंड्स होता है ना, बांध टाइप के जो होते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग थ्रू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, ये अवेयरनेस के थ्रू कर सकते हैं, लोगों को बता के कर सकते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्ट करके बता सकते हैं वहाँ पे क्विकली। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फेज, जीआईएस टूल फॉर द प्लानिंग।
emergency operations and for merging of satellite data with other relevant data in the design of disaster warning system. ये कुछ है जैसे कैसे काम करते हैं, ये सैटेलाइट इमेज है, ठीक है, ये ऐसे है, रोड्स बनाने के लिए फ्लडिंग के टाइम कितना क्या है देख के फिर लोकेशन वो बना लेते हैं वहाँ पे, एक्सेसिबिलिटी, एम्बुलेंस, फायर, ब्रिजेस, पुलिस स्टेशन के लिए, और प्लानिंग फॉर एवैक्यूएशन रूट्स बनाने के लिए, जैसे आप लोग गूगल मैप पे कर लो। डिजास्टर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे हुआ, वहाँ पे डिजास्टर आया हुआ है, तो हेलीकॉप्टर से हमने वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया और यहाँ पे हमने वो पॉइंट बनाया, एक ये पाई चार्ट बनाया है कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हमारा कैजुअलिटी हुई है, तो वहाँ पे हम मदद भेज सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे हमें पता चलेगा। ये हो गया आपका अब स्पेस एप्लीकेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। आपको होता है ना, आप कभी जीआईएस पढ़ोगे तभी पता चलेगा कैसे यूज करते हैं, बट किन किन सेक्टर में यूज कर सकते हैं वो हम बता देते हैं कुछ। ठीक है, पहला है नेचुरल हजार्ड्स, थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा अब तक। नेचुरल हजार्ड्स में कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं फोरकास्ट को, मैप वेरियस बना सकते हैं, प्रिपेयर मैप्स, मैनेजमेंट प्लान्स अगेंस्ट ईच टाइप ऑफ हजार्ड, डैमेज असेसमेंट ऑफ द अफेक्टेड एरिया, मैपिंग फ्लड प्रोन एरिया, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हम यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में क्रॉप एरिया एस्टिमेशन, जैसे सरकार आपको बताती है ना कि इस बार देश में गेहूं इतना पैदा हुआ, चावल कैसे बताती है, जीआईएस की मदद से, ठीक है। जैसे कि होता है गेहूं की फसल है, कैसे पता लगाते हैं, मोटा मोटा हम बताते हैं आपको। जैसे कि ये एक मैप बना हुआ है और यहाँ येलो कलर का दिया हुआ है, ये कोई फसल होगी, ठीक है। जैसे गेहूं की फसल जो पकने के समय कैसी होती है, येलो कलर का प्लांट होता है, तो उसका एक डिजिटल नंबर होता है। जब सैटेलाइट इमेज खींची जाती है तो वो एक डिजिटल नंबर होता है। तो मान लीजिए 9 नंबर है, तो जब उसका हम सैटेलाइट इमेज करते हैं तो उसकी मैपिंग करने से पहले 9 नंबर हम उसका डिफाइन कर देते हैं कि ये लीफ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी वो 9 नंबर का होता है वो आप पूरा डेटा डिस्क्राइब होकर हमको बता देता है कि ये इतना एरिया इतना है, इतना पैदा हुआ है, ये है सब टोटल। तो इसी तरह से हर क्रॉप का बता सकते हैं। हाइड्रोलॉजी में स्नो कवर एंड रन ऑफ की मैपिंग होती है, प्रिसिशन एंड मॉइस्चर एस्टिमेशन की, सरफेस एनर्जी बैलेंस एंड इवेपोरेशन की। जैसे ये डैम्स वगैरह बना है, इसको देखिए ऐसी इमेज हमें मिलेगी और अब बना के हम ऐसा कर सकते हैं 3D में भी और 2D में। सरफेस एनर्जी बैलेंस, सरफेस एनर्जी बैलेंस, सरफेस एनर्जी बैलेंस इसमें होता है सरफेस एनर्जी में कि हमारा कहाँ पे मैदान है, थोड़ा सा एरिया है, कहाँ पे स्टीप है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना सेटलमेंट वगैरह डेवलप कर सकते हैं। अब जैसे डैम है तो सरफेस एनर्जी जहाँ से स्टीप होगा वहीं पे तो डैम बनाएंगे, जैसे पानी इकट्ठा हो तो मैदान भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, सारा पहाड़ होगा तो नहीं बनेगा ना। कोस्टल जोन्स में बना सकते हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू, इरोजन सेडिमेंटेशन के थ्रू, मैपिंग ऑफ कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन, नेविगेशन चैनल के लिए कहाँ हम डिनोट कर सकते हैं कि जहाज हमारे कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। जहाज कहाँ रुकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर हो, छिछला हो, जहाँ रुक सके और अंदर तक आ सके, क्योंकि लहरों का उन पे असर ना पड़े। जैसे जहाँ से कट होता है थोड़ा सा वहाँ अंदर खड़े हो जाए, तो वो हम साइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जियोलॉजी और एक्सप्लोरेशन में यूज कर सकते हैं, माइनिंग में। देखिए ये माइन है, ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं उसमें, तो माइनिंग हम पता कैसे करेंगे कि कहाँ पे माइनिंग साइट है, वहाँ भी इसकी टेक्नोलॉजी से मैं ये साइट्स पता करके फिर ये मैपिंग इस तरह करके कहाँ क्या मिल रहा है तो उसको कर सकते हैं। जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन जोन, सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल मिनरल साइट। सिविल इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में कैसे, ये आपके हाईवेज, बड़े बड़े रोड्स, ये सब बनाने के लिए पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको बनाएंगे कि वहाँ पे सुटेबल है या नहीं बनाने का, प्लस हमें फ़ायदा कितना होगा, है ना। हाईवे बनने से फ़ायदा भी तो होना चाहिए, लोग कितने ट्रैवल करेंगे, ये सब साइट्स हम पता लगा के बना के पूरा मैपिंग, तब वहाँ पे लैंड पे जाके काम होता है लोकेट करने के लिए। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस का फुल फॉर्म होता है। ये ऐसे वर्क करते हैं, देखिए ऊपर उस तरह से बना हुआ है एक छोटी फॉर्म में, और
और ये फिर छोटी फॉर्म है, ये मोबाइल इरिगेशन सर्विस सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, रूट बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग थ्रू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इस तरह का इसमें थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, जब रियल में बनता है तो काफ़ी क्लीन होता है, एक एक चीज़ सारी इंफॉर्मेशन मिलती है लैंड की। ग्लेशियर की मैपिंग करने के लिए ये कहाँ पे क्या है, ये मैप बना हुआ है टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ ग्लेशियर का, जैसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा कम ज़्यादा हो रहा है, तो आप डे बाय डे की बना सकते हैं, ईयर बाय ईयर की। फिर है वेब जीआईएस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चर। आजकल वेब जीआईएस ज़्यादा चलता है ना, वेब तो उस पर डाल के हम अपना डेटा भी डाल सकते हैं, इस पर बना के मल्टी टायर एप्लीकेशन एक्सटर्नल गैजेट्स के थ्रू, और अपने मोबाइल और इससे तक देख भी सकते हैं कहीं भी। डैम साइट सिलेक्शन के लिए कहाँ डैम बनना है, डैम में यही चीज़ होती है कहाँ बना रहे हैं जिससे टूटे नहीं, ज़्यादा समय तक चले, लोगों को ज़्यादातर फायदा पहुँचे उससे। इसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर में यूज़ आता है, या पीने के ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ आता है, तो जहाँ पब्लिक सेटलमेंट ज़्यादा होगा वहीं तो बनाएंगे, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। 3D टेरेन मैपिंग है ये, सरफेस जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऐसा आपका दिखेगा टेरेन इंफॉर्मेशन, और ये मैपिंग के बाद ऐसा दिखेगा। तो इसमें पूरा डेटा होता है, खाली डायग्राम नहीं, एनालिसिस आप कर सकते हैं, एक क्लिक पे आप बता सकते हैं कहाँ पे क्या है।